हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लर्निंग विद शिवम सर। इस क्लास में हम कर रहे हैं क्लास 9th की हिस्ट्री, जो एनसीईआरटी बुक का रेफरेंस है। और यहाँ हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि चैप्टर फर्स्ट अब हमारा पढ़ता है क्लास 9th की एनसीईआरटी का। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे। इसमें हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहाँ से बिगनिंग होती है ये पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ जो 18th सेंचुरी में जो सोसाइटी रही थी फ्रांस की, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ये तीनों ही स्टेट पूरे चैप्टर में हमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, इसलिए हम इसको याद रखेंगे। इसके आगे आते हैं, सर्वाइवल पढ़ा था हमने वहाँ का, फ्रांस की सोसाइटी का। और इसके साथ साथ जो मिडिल क्लास जो फैमिली थी, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो कैसे खुद को प्रिविलेजेस जिनको मिले हुए थे उनको उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं, उनके जो बताते हैं कि कैसे हम सभी बराबर हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारी बुक का, जो कि है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। मतलब बैकग्राउंड हमने थोड़ा सा पढ़ा है, इसके साथ साथ आज स्टार्ट होगा हमारा कि रिवॉल्यूशन की एक्चुअल में शुरुआत हुई कहां से थी, है ना। तो द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section। यहाँ हमने ये प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन पर टैक्सेस लगाए गए थे, क्योंकि लुई 16 की ट्रेजरी पर बहुत बड़ा नुकसान देखने को उसको मिल रहा था। तो ये हमने ओल्ड रिजीम में देखा। ओल्ड रिजीम का सिस्टम जो था सोसाइटी का, वो देखा हमने। ओल्ड रिजीम क्या था, 1789 का जो 1789 से जो पहले का पीरियड था उसको हमने ओल्ड रिजीम बोला। तो ये ओल्ड रिजीम मोनार्क था। डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। हाँ, जो टैक्सेस लगाए गए थे, हमारे जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़े थे कि टैक्सेस लगा दिए थर्ड स्टेट पर, लेकिन टैक्सेस डायरेक्ट नहीं लगा सकता। एक रूल था फ्रांस की सोसाइटी में कि जो राजा है वो टैक्सेस को डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए उसको बुलानी पड़ेगी स्टेट जनरल। अब ये स्टेट जनरल क्या है? स्टेट जनरल थी तीन जो स्टेट्स थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो इन तीनों स्टेट्स को बुलाकर इनकी मीटिंग में डिसाइड करना था कि टैक्सेस कैसे बढ़ने हैं, कैसे नहीं बढ़ने हैं। तो जो मोनार्क था वो खुद से नहीं कर सकता था, उसे स्टेट जनरल की परमिशन चाहिए ही चाहिए थी, इसलिए स्टेट जनरल को बुलाना पड़ेगा। यही इसने सोचा। और आप ये सोचेंगे राजा जो प्रजा है उसके बारे में सोच के कभी स्टेट जनरल बुलाती होगी, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जब राजा को कोई ऐसी दिक्कत आती थी जिससे वो फैसले खुद नहीं कर सकता, तब वो स्टेट जनरल बुलाता था। जैसे आप टैक्सेस बढ़ाने हैं, ट्रेजरी है नहीं तो ट्रेजरी में मनी ऐड करना है, मनी ऐड करना है तो टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, और टैक्सेस बढ़ाने के लिए अब उसे स्टेट जनरल बुलाना पड़ेगा। तो स्टेट जनरल इससे पहले जब बुलाया गया था तो बुलाया गया था 1614 में। मतलब देख रहे हो अभी चल रहा है 1780s का टाइम चल रहा है, 1780s का टाइम चल रहा है, तब स्टेट जनरल बुलाएगी जब गाज गिर पड़ी किसके ऊपर, राजा के ऊपर। वैसे नहीं बुलाते, प्रजा के साथ कुछ भी होता रहे उससे उन्हें कोई मतलब है ही नहीं। तो 1614 में इससे पहले बुलाई गई थी, जो इनके फादर रहे होंगे, ग्रैंड फादर रहे होंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर रहे होंगे, उन्होंने ये स्टेट जनरल को बुलाया था। On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposals for new taxes। ये क्यों बुलाई गई थी? दोबारा से बुलाया गया, स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई गई। क्यों बुलाई गई? ताकि न्यू टैक्सेस को इम्प्लीमेंट कर पाए, उनको पास करवा पाए, इसलिए उन्होंने बुलाया। कब? 5 मई की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें प्रोपोर्शन क्या रहता था? इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव रहते थे असेंबली के अंदर, वर्सेलिस में, ये जो काउंसिल होती थी, ये जो असेंबली होती थी, वो वर्सेलिस में होती थी। 3 स्टेट्स बैठते थे और डिसाइड करते थे कि राजा को जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। तो ये वर्सेलिस पैलेस था, उसके अंदर ये काउंसिल, ये असेंबली हुआ करती थी। इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या था? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनमें 3 रिप्रेजेंटेटिव्स आने थे ईच। मतलब फर्स्ट स्टेट से 300,
सेकंड स्टेट से 300, उसके बाद में जो थर्ड स्टेट था उसमें से 600 मेंबर्स, और 600 मेंबर्स भी कौन से, जो हमने थर्ड स्टेट के फर्स्ट लेवल में देखे थे, जो बिग बिजनेसमैन हो गए और मर्चेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, उनमें से ये केवल असेंबली अटेंड कर सकते थे। और जो थ्री फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट जो होता था थर्ड 300 पीपल का, 300 का, तो ये लोगों को असेंबली में कैसे बैठाया जाता था, बाकायदा इनको सीट्स दी जाती थी, उस पर ये लोग बैठते थे। और जो थर्ड स्टेट के लोग जो हैं 600, इनको इनके आसपास खड़े होना था, मतलब इनको सीट भी नहीं दी जाती, इतनी भी इज्जत नहीं है इनकी कि यहां पर उनको सीट प्राप्त करवा दी जाए। थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, मतलब थर्ड स्टेट में जो प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंबर्स थे केवल वही असेंबली अटेंड कर सकते हैं। पीजेंट आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन, इनको पूरी तरीके से असेंबली से बाहर रखा जाता था। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. जो थर्ड स्टेट के जो लोग आए थे 600, तो 600 क्योंकि बाकी लोग तो जा नहीं सकते, इसलिए जो बाकी लोग थे उन्होंने उनकी जो शिकायत थी वो उन्होंने अपने लेटर्स में लिखकर इनके इन 600 लोगों को दी थी। और वो लेटर्स कितने हुए, 40,000 लेटर्स आए थे, मतलब इतनी ज्यादा शिकायतें थी लोगों की राजा के प्रति। वोटिंग इन द स्टेट जनरल, voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेट से 300 है, सेकंड स्टेट से 300 है और थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स हैं। बट जो वोटिंग का राइट है, जो वोट की वैल्यू है वो वन वैल्यू है, मतलब ये 300 फर्स्ट स्टेट के 300 उनका जो वोट होगा वो वन काउंट होगा, सेकंड स्टेट के 300 उनका जो वोट काउंट होगा वो वन होगा, थर्ड स्टेट के 600 उनका जो काउंट होगा वो वन होगा। मतलब देख रहे हैं इनके 300 है फिर भी काउंट हो रहा है वन, और इनके 600, मतलब मेंबर्स ज्यादा है और वोटिंग की जो काउंटिंग है वो सेम है। तो ये कहां तक वो लोग सहन करेंगे, इसलिए उनमें कहीं ना कहीं वो चीज आएगी, क्योंकि एजुकेटेड लोग तो हैं ही थर्ड स्टेट के जो गए हैं वहां पे मीटिंग में। This time too Louis XVI was determined to continue the same practice. इस टाइम पर उन्होंने क्या किया कि जो सेम प्रैक्टिस जो पहले से चली आ रही थी, ओल्ड रिजीम से जो प्रैक्टिस चली आ रही थी, वही प्रैक्टिस जो आज का राजा है लुई 16 उसने भी वही प्रैक्टिस अपनाने का सोचा। लेकिन थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने बोला नहीं भैया हम ऐसा नहीं मानेंगे, हमें चाहिए वोटिंग राइट्स। कैसे वोटिंग राइट्स, कि हमारी मेंबरशिप ज्यादा है तो हमारी जो वोटिंग काउंट होगी वो भी हमारी ज्यादा होनी चाहिए, तब हम मानेंगे, वैसे नहीं मानेंगे। और इसको डिनाई कर दिया राजा ने पूरी तरीके से। जब इसको डिनाई कर दिया, वन वोट वैल्यू जो ईच मेंबर की मानी गई, उन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला कि हमारे 600 मेंबर हैं तो 600 वोट पड़ना चाहिए, काउंटिंग जो होनी चाहिए वो 600 होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं उनके भी वन वोट वन वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसे उन्होंने बोला जो कि राजा ने डिनाइड कर दिया। अब डिनाई कर दिया तो थर्ड स्टेट के लोग अड़ गए कि उन्होंने बोला कि हम इसमें असेंबली में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, हम इसको बॉयकॉट कर देंगे, हम इसको मानेंगे ही नहीं। और मानेंगे नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, टैक्स जो इंप्लीमेंट करना चाह रहा था राजा वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये बात हुई पूरी। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक, हाँ ये जो डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल थर्ड स्टेट के लोगों ने रखने की बात कही तो ये किसने दिया था, एक बुक थी जिसका नाम है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये बुक की थी किसकी थी, रोसियो ने ये आइडिया दिया था कि जो मेंबर्स हैं उनके वन मेंबर की वैल्यू वन वोट होनी चाहिए। तो वही डिमांड उन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों ने वहां पे की, जो कि राजा ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दी। और जब रिजेक्ट कर दी तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने वहां पे बॉयकॉट कर दिया उस असेंबली का। The representatives of the third state viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. जो थर्ड स्टेट के लोग थे जो वहां पे गए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, वो खुद को अपने आप को नहीं सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे जैसे
कि हम पूरे नेशन को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा क्यों सोचा गया? ऐसा इसलिए सोचा गया, जैसे हम आज के टाइम पर हमें इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो रिप्रेजेंटेशन होता है असेंबली के अंदर, वो कैसे होता है? हमारे वन वोट की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे हर एक मत का अधिकार वहां पे जाता है असेंबली के अंदर। तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं कि यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है असेंबली के अंदर, जो रिप्रेजेंटेटिव है असेंबली के अंदर, वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जितने लोगों ने उसको चुनकर भेजा है, यानी कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं उन वो अलग अलग लोगों से चुनकर भेजे गए हैं पूरे देश से। तो एक पूरा कंट्री वहां पर रिप्रेजेंट होता है। तो वही थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला कि हम खुद को नहीं, हम अपने देश को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. वर्सेलिस जो पैलेस था उसमें एक ग्राउंड था जिसको बोला गया है टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट था, वहां पे 20 जून को सभी लोग इकट्ठे होते हैं। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली। तो वहां पे जो लोगों ने मिलकर, थर्ड स्टेट के लोगों ने जो मिलकर असेंबली बनाई उसको उन्होंने क्या बोला? नेशनल असेंबली बोला। और वहां पे उन्होंने शोर मतलब शपथ ली। क्या शपथ ली? कि जब तक कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तैयार कर लेते तब तक कि हम कोई भी अपना फैसला नहीं मानेंगे, राजा का कोई भी फैसला नहीं मानेंगे, राजा को हम नहीं मानेंगे जब तक कि हम कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर कर फ्रांस का जो राजा है, जो मोनार्क है, उसकी पावर्स को लिमिटेड नहीं कर देते। क्यों? क्योंकि अभी तक जो पावर्स हैं राजा की वो अनलिमिटेड है, वो एब्सोल्यूट पावर है, पूर्ण पावर है, जो वो बोल देगा वही होगा। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबे सैयस। ये दो थिंकर्स थे। कौन थे? ये जो लीड कर रहे थे, किसको लीड कर रहे थे? जो नेशनल असेंबली बनी है उसको लीड करने वाले जो जो दो लीडर माने गए वो कौन से माने गए? मिराबियो एंड एबे सैयस। Mirabeau was born in a noble family, but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege। मतलब मिराबियो कौन था? मिराबियो था जो नोबल सोसाइटी में इसका जन्म हुआ। कहां पे हुआ? नोबल सोसाइटी में। उसके बावजूद भी ये नोबिलिटी के जो प्रिविलेजेस वगैरह दिए गए थे ना, ये इसके खिलाफ था। तो जब ये इसके खिलाफ था तो जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनके लिए इनकी दया भावना थी, तो ये उनके लिए खड़े हुए। जैसे हमने इंडिया में भी देखा, अंग्रेज तो आए हमारे ऊपर राज करने, पर ऐसा नहीं था हर एक अंग्रेज एक ही जैसा था। बहुत सारे अंग्रेज ऐसे भी रहे जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी आजादी के लिए उन्होंने साथ दिया। तो ऐसा ही कुछ थर्ड स्टेट के वहां पर लोगों के बीच में देखा गया। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled as Versailles। मतलब ये कुछ इन्होंने जर्नल्स लिखे और उस जर्नल में लिखी हुई बातों को, अपनी बातों जो लिखी थी उन्होंने, वो वहां के लोगों के बीच में लेकर आए, उनको जागरूक करने की कोशिश की इन्होंने। कौन थे? मिराबियो। सम इम्पोर्टेंट